हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। होपफुली गाइस आपने चार छः के छः जो चैप्टर्स रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस था, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, फिर आपका सोशल इश्यूज वाला पार्ट, वो सारे गाइस कवर कर दिए गए हैं विद शॉर्ट्स। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। और हेल्दी रहिए, खुश रहिए। साल के आखिरी ईयर में भी हम विचर रहे हैं। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। देखो, डीप फेक्स पे वीडियो मैंने ऑलरेडी एक डाली भी हुई है, उसको भी एक बारी मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक, आप उसको भी चेक कर लेना। बाकी इसमें भी हम चेक करते हैं, डीप फेक्स के बारे में देख लेते हैं क्या है डीप फेक्स के बारे में। देखो, रिसेंटली ना सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू करना पड़ा एक सोशल मीडिया इंटरमीडिएट एडवाइजरी, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल रही है, डीप फेक्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाए सही समय पर ही। अब समझो क्या होता है डीप फेक्स, है ना। डीप फेक्स का मतलब है किसी वीडियो या किसी इमेज को, किसी पिक्चर को एडिट कर दिया गया है एल्गोरिथम, और रिप्लेस कर दिया गया है ओरिजिनल वीडियो, इमेज या पर्सन को या किसी चीज़ को, ऐसे इन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे ना वीडियो एकदम ऑथेंटिक लगने लग जाती है, इस तरह से उसको एल्गोरिथम से रिप्लेस किया जाता है। तो डीप फेक में क्या किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, डीप लर्निंग की मदद से फेक इवेंट तैयार किए जा रहे हैं, जो एक्चुअल में इवेंट हुआ भी नहीं है, उसको दिखाया जा रहा है। जैसे फेस स्वैपिंग कर देना, है ना, फेस को मैनिपुलेट कर देना, ये सब डीप फेक की मदद से हो सकता है गाइस। देखो, एक लड़की फेस स्वैपिंग देखो किस कदर हुई हुई है, चेक करो आप। इतना ज़बरदस्त तरीके से एआई का यहाँ पर एक अनएथिकल और गलत प्रैक्टिस की जा रही है। अब डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग का सबसेट है, जिसमें आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होकर बनाया गया है, लार्ज डेटा सेट में से उसको लिया जाता है और उसको बना दिया जाता है। अब डीप फेक इमेजरी है क्या? डीप फेक इमेजरी में क्या होता है कि अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप ना किसी फेस का, बॉडी, साउंड, स्पीच का इमिटेशन कॉपी कर रहे हो। आपने एक शब्द सुना होगा, आजकल बड़ा प्रचलित है, वॉइस क्लोनिंग, कि आपकी आवाज़ में किसी ने बात कर दी। या पे देखो, अभी रिसेंटली मैंने सुना कि एक ना फैमिली में साइबर फ्रॉड होने से बचा, कि वो उनके कोई रिलेटिव थे, वो कनाडा में रह रहे थे, उन्होंने वहां से बोला जी आपके मैं क्या क्या लेकर आऊँ, अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दो आप। तो बिल्कुल वॉइस एकदम सेम, लग ही नहीं रहा था कोई डिफरेंट बंदा बोल रहा है। अब वो अपनी डिटेल शेयर करने ही वाले थे, वो तो चलो फिर वो सेट हो गया मामला, कि उन्होंने एक बारी खुद से कॉल करके पूछ लिया कि क्या क्या चाहिए ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो कोई कॉल ही नहीं करा। तो यानी कि इतना, इस कदर देखो आप, साइबर फ्रॉड इसकी मदद से हो रहे हैं। किसी की इमेज खराब होने करानी हो तो भी आप डीप फेक्स का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा गाइस ये कंसर्न वाला क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, ठीक है। अब डीप फेक काम कैसे करता है, ये कह रहा है कि देखो, डीप फेक ना में आप क्या करते हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, डीप लर्निंग का, एआई का, फोटोशॉपिंग करते हो आप इमेज का, इवेंट्स का। तो जो टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, जीएनएस बोलते हैं, इस तरह की क्लास मशीन लर्निंग है, इसको इंटरप्ले किया जाता है। डीप फेक्स में आप ना जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हो, जिसमें जनरेटर्स हैं, डिस्क्रिमिनेटर्स हैं। जनरेटर्स में क्या होता है, इनिशियल डेटा सेट को लिया जाता है, नई इमेज को फॉर्म किया जाता है। डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, किसी भी कंटेंट को इवेलुएट करता है कि ये रियल में हुआ है, और उसको रिफाइन करता है। जीएएन का ये काम है, ये इस तरह से किया जाता है। अब डीप फेक में डीप लर्निंग कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, ऑटो इनकोडर्स होते हैं। ऑटो इनकोडर का मतलब क्या है, फेशियल फीचर्स को डिटेक्ट करना, वॉइस विजुअल नॉइस को सप्रेस कर देना, ठीक है। और इसमें वर्सेटाइल फेस स्वैप मॉडल लगाना, ठीक है, किसी की इमेज को किसी से के थ्रू लगवा के किसी को डिफेम करना हो तो तरीके हैं ये। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक तरह का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो आपके ब्रेन से प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से इंस्पायर होकर बनाया गया है। अब डीप फेक के क्राइसिस क्या है, बड़ी जानने वाली जो बात है कि डीप फेक के क्या क्राइसिस है, क्यों हम इस बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों मैं कह रही हूँ कि एक कंसर्न है ये बहुत बड़ा। तो पहला इससे जुड़ा कंसर्न है कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, कि लोगों को गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। तो डीप फेक की वजह से फेक वीडियोस जा रही हैं, पॉलिटिशियन है या कोई पब्लिक फिगर है या कोई सेलिब्रिटी है, उसको बदनाम किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है सारी पब्लिक ओपिनियन को बेसिकली। आप इस तरह से वोटिंग सिस्टम को भी खराब कर सकते हो आगे आने वाले ईयर में। वो इलेक्शंस है, आप वहां पर भी किसी को मैनिपुलेट कर दोगे, पब्लिक फिगर को ऐसा दिखा के। फिर प्राइवेसी का बड़ा कंसर्न है यार, आपकी प्राइवेसी नहीं रह जाएगी। आपने जो
कंटेंट डाला किसी भी व्यक्ति का, उसका तो आपने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी, बिना उसके कंसेंट से उसकी प्राइवेसी वायलेट कर दी। तो डीप फेक से अल्टीमेटली पर्सनल डेटा का ब्रीच होता है। और अल्टीमेटली आपका जो आर्टिकल है 21A जिसमें आप बात करते हो, पुट्टा स्वामी, याद है ना, पुट्टा स्वामी केस वर्डिक्ट, राइट टू प्राइवेसी का आपका वायलेशन हो रहा है। फिर रेगुलेशंस की बड़ी कमी है, लीगल कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है डीप फेक टेक्नोलॉजी की। कैसे पता चले कहाँ तक, कोई अच्छा कोई ऑफेंसेस के बारे में भी नहीं पता चल रहा, तो प्रोसिक्यूट कैसे करे किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई ऐसा फ्रॉडुलेंट या कोई ऐसी एक्टिविटी करी है डीप फेक वाली। फिर डिटेक्शन में भी चैलेंज है। डिटेक्शन में कैसा चैलेंज है कि डेवलपिंग इफेक्टिव टूल्स टू डिटेक्ट डीप फेक्स इन ऑनगोइंग चैलेंज, कि हम किस तरह से, ये देखो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि सोर्स कहाँ से आया, कि डीप फेक का जो ये वीडियो अभी बनाया गया है ये सोर्स किसका था और ये हुआ कहाँ पर था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है जेंडर इनिक्विटी की भी प्रॉब्लम है। जो वुमेन है वो 90% जो विक्टिम होती है वो क्राइम में रिवेंज लेते हुए, है ना, वुमेन फॉर्म अबाउट रिवेंज पॉर्न बना दिया, उनसे कोई रिवेंज लेने के फॉर्म में नॉन कंसेंशुअल पॉर्न बना दिया, हरासमेंट उसके बाद वुमेन का कर रहे हैं। केरला स्टोरी देखी है आपने, तो उसमें आपने देखा होगा ये सब हुआ है वहां पर, फिर अल्टीमेटली लड़की सुसाइड कर रही है। तो डीप फेक एड्स वन मोर टू द लिस्ट, जिससे कि आपका ऑनलाइन स्पेस जो वुमेन का है वो फिर श्रिंक हो जाएगा। वो तो कुछ ऑनलाइन डाल ही नहीं सकती, है ना, कितना वो है ये। फिर आपका ट्रस्ट का इरोजन है यहाँ पर, कि डीप फेक चैलेंजेस की प्रेवलेंस की वजह से जो मीडिया का कंटेंट है या ट्रस्टवर्दीनेस है वो एक चैलेंज में आ जाएगा, कि क्या देखना चाहिए हमें, क्या सुनना चाहिए, हमें पता ही नहीं कहाँ से ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है। फिर एथिकल चैलेंज है इसके ऊपर, बैलेंसिंग द नीड टू कॉम्बैट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डीप फेक्स, कैसे प्रोटेक्ट करें स्पीच को, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को कैसे बचाएं, कुछ पता ही नहीं हमें इसके बारे में। तो अपॉर्चुनिटीज विद डीप फेक टेक्नोलॉजीज आपके पास ये भी है, ऐसा नहीं, देखो हर टेक्नोलॉजी का फायदे नुकसान है, मैंने नुकसान सारे बता दिए आपको, जेंडर इनइक्विटी हो जाएगी, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, एथिकल चैलेंजेस है, सब बता दिया। फायदे इसके हैं कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसका बड़ा अच्छा यूज हो सकता है, क्रिएटिव इफेक्ट्स डाले जा सकते हैं, वॉइस का, लाइकनेस का। ई कॉमर्स में बड़ा फायदा है कि रिटेलर्स कुड लेट कंज्यूमर यूज देयर लाइकनेस टू वर्चुअली ट्राई टू ऑन क्लोथिंग, सब कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में, लाइक आपका स्पीच में, फेशियल मैनिपुलेशन में, है ना, ऑथेंटिक स्पीच को बनाना, दूसरी लैंग्वेज में क्रिएट करना, ये सब हो सकता है। मेडिकल ट्रेनिंग में यूज इसका कर सकते हो आप। यहाँ यहाँ इसके फायदे भी हैं, तो याद रखना है डीप फेक टेक्नोलॉजी के फायदे कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स में, कम्युनिकेशन में, रिसर्च एंड साइमुलेशन में, यहाँ पे इनका यूज कर सकते हो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी हमारे दे रखे हैं डीप फेक से, कि लीगल प्रोविजन इंडिया में क्या है। तो याद रखना इंडिया के अंदर अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं आया है डीप फेक के टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट, कोई स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन इंडिया में अभी तक नहीं है। इनडायरेक्टली हाँ, वी आर फॉलोइंग सेक्शन 66 EIT एक्ट 2000 का, इसमें कैप्चर, पब्लिशिंग, ट्रांसमिट करना, पब्लिक इमेज, किसी की प्राइवेसी को वायलेट करना, वो इसके अंदर आता है। 66D है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट है, क्योंकि उसको भी आप एक तरह से इन्फ्रिंज कर रहे हो ना। तो ग्लोबल मेजर्स क्या लिए गए हैं, ब्लैटलेट डिक्लेरेशन, ये ध्यान रखना, 25 मेजर कंट्री, इवन इंडिया, यूएस, ये सब में टैकल कर रहे हैं पोटेंशियल रिस्क ऑफ AI ब्लैटलेट डिक्लेरेशन में। फिर उसके बाद डिजिटल सर्विसेज एक्ट ऑफ EU, ये भी एक बात है। गूगल ने अनाउंस किया, वाटर मार्किंग शुरू कर दी है, कि सिंथेटिकली जनरेट कंटेंट कहाँ से आइडेंटिफाई हो रहा है, ये सब उसने वाटर मार्क करने शुरू कर दिए, तो गूगल ने ऐसे टूल्स अनाउंस कर रहा है। तो आपको दोनों ही बातें पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या लीगल प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस है, और ग्लोबली क्या चल रहा है। अच्छा, वे अहेड में क्या बोला जा रहा है, वे अहेड में बोला जा रहा है कि लीगल फ्रेमवर्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आप क्या करो, इस्टेब्लिश करो, अपडेट करो लॉज एंड रेगुलेशंस, स्पेसिफिकली एड्रेस करो आप क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैलिशियस यूज़ कैसे डीप फेक्स का हो रहा है, एसोसिएटेड कंटेंट का हो रहा है। फिर रिस्पॉन्सिबल यूज़ भी हो, एआई डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रमोट हो, एथिकल प्रैक्टिसेस हो एआई डेवलपमेंट में, एसिलोम और एआई प्रिंसिपल्स है वो एक गाइड की तरह काम करें, इंश्योर करें सेफ एंड बेनिफिशियल एआई डेवलपमेंट करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन हो। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है कि यूट्यूब ने रिसेंटली अनाउंस किए मेजर्स रिक्वायरिंग क्रिएटर्स टू डिस्क्लोज वेदर द कंटेंट इज क्रिएटेड थ्रू एआई टूल्स और नॉट। ये भी इसमें यूट्यूब ने एक शुरू कर दिया है, अच्छी बात है यार। यूट्यूब पे देखो आप, आजकल सभी यूट्यूबर्स बन रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा ये इंपॉर्टेंट काम है कि भाई ये पहले से ही चेक हो जाए ताकि किसी की भी कोई किसी तरह की प्राइवेसी या ऐसा कुछ हनन ना हो।
फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भी हम डीप फेक बॉर्डर्स का, क्योंकि आपको पता है ना डीप फेक का कुछ वो पता है, डीप फेक आपको कहीं से भी हो सकता है। इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैंने आपको जो वीडियो डाला हुआ है इसमें आप चेक करना कि जो हमारे फेमस एक्ट्रेस है उनके साथ ये हुआ, और बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा हो चुका है। तो ये बहुत ज़रूरी गाइस फ्रेमवर्क ऐसा कुछ क्रिएट करना ज़रूरी है ताकि इस तरह की समस्याएं खत्म हो। आगे हम चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन एंड एप्लीकेशन पे। ठीक है, देखो रिसेंटली ना वर्ल्ड का पहला एवर एआई सेफ्टी समिट हुआ है ब्लैशले पार्क इन बुचिंगशायर नियर लिंडन, यूके। ठीक है, ये सबसे पहला हुआ, वर्ल्ड का पहला एआई सेफ्टी समिट हुआ है। अब फ्रंटियर एआई समझ लो क्या होता है। देखो जनरेटिव पर्पस एआई मॉडल जो बहुत इसमें कैपेबिलिटी हो, वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ों को टास्क को करने वाला हो, कैपेबिलिटी हो उसके अंदर, बहुत सारे एडवांस मॉडल हो, मतलब इतना कैपेबल हो कि वो, इतना कैपेबल भी कोई चीज़ ना हो जाए ना कि वो डेंजरस कैपेबिलिटीज में आ जाए और वो सिवियर थ्रेट पब्लिक सेफ्टी पे ही कर दे। अब कुछ ऐसा ही एआई के साथ हो रहा है। डीप फेक में आप समझ ही गए होंगे किस कदर चीज़ें खराब हो सकती हैं डीप फेक की वजह से। अब यहाँ ये कह रहा है कि ये न्यूज़ में रहा क्यों, और मोर ऑन द न्यूज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि 27 मेजर ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर आपका ब्लेसलर डिक्लेरेशन है, जिन्होंने साइन करा डिक्लेरेशन को, चाहे वो आपकी इंडिया था, चाइना था, यूएस था, जापान, यूके, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, सब ने ये ब्लेसलर डिक्लेरेशन को साइन किया। डिक्लेरेशन में है क्या? डिक्लेरेशन ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव यही है, शेयर्ड अग्रीमेंट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, रिस्क कि सब लोग एक दूसरे को आपस में समझ रहे हैं कि ये रिस्क ऐसे हैं, हर कंट्री आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करके चलेगी तभी इस पे काम हो पाएगा। इसीलिए कोलैबोरेशन के साथ ही फ्रंटियर एआई सेफ्टी एंड रिसर्च को इस्टेब्लिश करा गया है। अब की एप्लीकेशन तो तुम जानते ही हो एआई की क्या क्या है। पोटेंशियल है इसके पास, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन की तरह काम करता है ये इतना भी प्रभावशाली है कि ये अच्छा हेल्थ केयर भी दे सकता है, एजुकेशन भी अच्छी कर सकता है, डिजिटल इंक्लूजन के लिए भी फायदा है, गुड्स की डिलीवरी रिमोट एरियाज तक पहुंचाने के लिए, वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए एआई की मदद से बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। अडेप्टेबिलिटी इसकी बड़ी अच्छी है, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन में भी एग्रीकल्चर एलीट सेक्टर में बड़ा इंप्रूव कर देगा ये क्वालिटी एजुकेशन वर्कफोर्स की स्किलिंग को बढ़ा देगा ये। तो देखो है तो इसके बहुत अच्छे फायदे भी, लेकिन इसके साथ साथ जो नेगेटिव चीजें आ रही है ना, उनको कैटर करना, उनको काउंटर करना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। अब रिस्क को और समझो ध्यान से। देखो सबसे बड़ा रिस्क जो है, जो आपके एआई डेवलपमेंट में होता है और उस रेगुलेशंस को क्यों मांगा जा रहा है, वो है कंट्रोल ऑफ बिग टेक। ये कह रहा है कि कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाएं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एआई ओवरवेलमिंग द हैंड्स ऑफ बिग टेक कंपनीज, और इनके पास वास्ट स्टोर्स हैं डिजिटल डेटा के, ये अपनी इमेंस कंप्यूटिंग पावर भी रखते हैं। तो समझ रहे हो आप, इतना ज़्यादा इनके पास पावर है बिग टेक कंपनीज के पास कि वो कंट्रोल कैसे होंगी, ये बड़ा रिस्क का मैटर है। फिर मिसयूज करने के बड़े ज़्यादा वो है, पोटेंशियल इंटेंशनल मिसयूज भी हो सकता है, अनइंटेंडेड यूज हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो फ्रंटियर एआई सिस्टम है ना, बेसिकली फ्रंटियर एआई सिस्टम में वो यहाँ बता रहा है कि मे एम्पलीफाई रिस्क ऑल्सो, डिसइंफॉर्मेशन फैला सकता है, इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ जो आपका डीप फेक्स है जिसकी वजह से हार्मफुल इंफॉर्मेशन, साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। तो इंस्टेंसेस में यही ऑब्जर्व करा जा रहा है कि वर्ल्ड ओवर इलेक्शंस में भी ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहाँ से डेमोक्रेसी रह जाएगी दोस्तों? कैसे फिर आप एक ऐसा नेता चुन पाओगे जो आप एक्चुअल में चाहते हो, जो अच्छा काम करके दिखाए? सब तो एआई कर देगा। फिर मॉडल कोलैप्स सिनेरियो कैसे है कि ओवर द टाइम क्या हो रहा है, एआई जनरेटेड कंटेंट जो होते हैं ना, डेटा सेट जो होते हैं, इनकॉर्पोरेटिंग मिस्टेक्स ऑफ प्रीवियस एआई मॉडल, जैसे कि देखो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इस किया जा रहा है, प्रीवियस एआई मॉडल्स में ऐसा देखा गया था कि ऐसा भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हैं ये। बहुत ज़्यादा मॉडल एडॉप्शन चैलेंजेस भी हैं, कई सारे रिस्क इसमें फैक्टर जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक ऐसा इकोसिस्टम है लिमिटेड टू ए स्मॉल नंबर ऑफ क्लोज मॉडल्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का मिसयूज कर रही हैं, फेलियर्स अनडिटेक्टेड बाइसेस कर रही हैं। ऑन द अदर हैंड ओपन सोर्स मॉडल है, बाइसेस वो भी फैला रहे हैं। तो प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई मैनेजमेंट क्या है? सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी देती है, क्वालिटी देती है, इंक्लूसिविलिटी है, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब है। अब साइबर रिस्क भी है, ग्लोबल टेंशंस है, राइज है साइबर कैपेबिलिटीज का दैट लीड टू एस्केलेटिंग साइबर क्राइम एज वेल। इकोनॉमिक रिस्क है कुछ की, जो एआई है इकोनॉमी पे उसका लेबर मार्केट डिस्प्लेसमेंट करने का रिस्क है, ये बिल्कुल ही फाइनेंशियल मार्केट को ऑटोमेट कर देगी जिसकी वजह से सोशल एंड जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खतरा हो सकता है हमें आने वाले दिनों में। अब ऐसा क्या करें? सब देखो समझने की बात ये होती है, प्रॉब्लम तो चारों तरफ है,
लेकिन यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट्स, आपके पास सोल्यूशंस भी होने चाहिए, आपको सोल्यूशन मेकर बन के जाना है। तो व्हाट हैज बीन डन टू रेगुलेट एआई, ऐसा क्या करें? तो सबसे पहले कह रहा है जो यूरोपियन यूनियन है, ईयू जो है, उसका एआई जो एक्ट है, इंटेंड्स टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ। सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन में ही शुरू हुआ। इसने क्या किया है, एआई सिस्टम को 4 टीयर्स उसके रिस्क के बताए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स में, उनमें क्या रेगुलेशंस हो सकती हैं वो सब बताया है। तो न्यू जो एआई ऑफिस है उसको इस तरह से ले आया जा रहा है, उसको ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि उसकी हर उस पे ना एक तो मॉनिटरिंग वाली इन्फोर्समेंट हो, पेनाल्टी भी साथ लगा दो, फाइन्स लगा दो, तब देखो क्या ना इसकी वजह से आपको रेवेन्यू वर्ल्ड वाइड अच्छा हो जाएगा। फिर यूएसए ने क्या किया है इससे रिलेटेड, यूएसए ने रेगुलेशन स्टेट स्टैंडर्ड पे लगाई हैं, सिक्योरिटी पे, प्राइवेसी प्रोटेक्शन पर, बिल्ड्स ऑन वॉलंटरी कमिटमेंट, ठीक है, डजन्स ऑफ कंप्लेंट्स को इस तरह से करा है। उसके बाद इंडिया के साथ क्या है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंटेम्पलेटिंग टू ब्रिंग आउट ए कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंडिया एक्ट टू रेगुलेट एआई। नीति आयोग इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, नीति आयोग ने रिलीज करा है नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका काम ही है कि रिस्पॉन्सिबल आपका एआई हो सभी के लिए। फिर चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना ने रेगुलेशन लगाया, एडवांस रिव्यू एल्गोरिथम्स का किया है। तो एआई जनरेटेड जो कंटेंट है मस्ट बी प्रॉपर्ली लेबल्ड, रिस्पेक्ट रूल्स होने चाहिए उनके, आपके डेटा प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ध्यान में रखते हुए, ऐसा ना हो कि इन्फ्रिंजमेंट हो जाए, टूट जाए आपके कॉपीराइट एक्ट सारे खत्म ही कर दो आप। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर ये कह रहा है ऐसा क्या करें कि एआई सिस्टम अच्छे ढंग से रेगुलेट हो। तो कह रहा है देखो आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि हम सब आपस में सारे के सारे जो देश हैं वो मिलके इस पे काम करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी के पास एक जैसी समस्या है। जब कॉमन प्रॉब्लम होती है तो वी हैव टू कोऑर्डिनेट फॉर द सेम ना, हमें कॉमन प्रॉब्लम है, हम सब ने उसमें आपस में मिलके सलाह करके उसको चैलेंज को हम हैंडल कर रहे हैं। So since many challenges posed by a regulation cannot be addressed at a purely domestic level, international cooperation urgently needed to establish basic global standards. असेसमेंट करो आप इसका इम्पैक्ट, उसके जानो कि पोटेंशियल इम्पैक्ट एआई की क्या है। प्रोपोर्शनेट गवर्नेंस की बात है कि कंट्री शुड कंसिडर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रो इनोवेशन, प्रोपोर्शनेट गवर्नेंस, ताकि बेनिफिट मैक्सिमाइज हो जाए। प्राइवेट सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जो इन्हांस कर रहे हो आप इसके सारे के सारे, इवेलुएट करो सारे मैट्रिक्स, बेटर डिजाइन टू रिड्यूस डिग्री एंड इम्पैक्ट ऑफ बायस, हार्मफुल रिस्पॉन्सेज खत्म करने की जरूरत है, ताकि डाइवर्स ग्रुप इंक्लूड हो पाए, उनका फीडबैक मैकेनिज्म इसमें स्ट्रांग हो आपका। समझ रहे हो, ये सब हमें चाहिए ताकि हम बेहतर ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को रेगुलेट कर पाए। अब आगे टॉपिक आने वाला है एआई हेल्थ केयर। हम जानते ही हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया, हेल्थ केयर सेक्टर में एआई की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों है इसको और डिटेल में समझो। कह रहा देखो जैसे ही एआई इमर्ज हुआ है ना, हेल्थ केयर में आया तो ग्राउंड ब्रेकिंग था, क्योंकि इसने पूरा डायग्नोस करने के तरीकों में बदल दिया, ट्रीटमेंट के तरीके बदल दिए, पेशेंट की मॉनिटरिंग और अच्छी कर दी। तो इस टेक्नोलॉजी ने ड्रास्टिकली, आप मानो ना मानो, हेल्थ केयर की रिसर्च एंड आउटकम्स को बहुत अच्छा किया है। डायग्नोसिस और ज़्यादा एक्यूरेट आने लग गए हैं, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स और ज़्यादा होने लग गए हैं। तो कह रहा कैसे कहें कि खराब है। कह रहा एप्लीकेशन एरिया में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो इसका एप्लीकेशन एरिया इतना ज़बरदस्त है कि पेशेंट की केयर को ये और अच्छी क्वालिटी की कर देता है। अगर एआई पावर्ड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे एक्यूरेट, अप्रोप्रिएट, एक्शनेबल डायग्नोस्टिक होता है, ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस निकल कर आते हैं। कह रहा एग्जाम्पल के तौर पर इधर आके आपको बताता हूँ मैं, अपोलो हॉस्पिटल ने अपोलो क्लिनिकल इंटेलिजेंस इंजन को तैयार करा, सीडीएस जिसे कहते हैं, ओपन टू यूज बाय ऑल इंडियन डॉक्टर्स, कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो कह रहा है आप देखो कितना अच्छा सिस्टम है। फिर क्लिनिकल रिसर्च एंड रिकवरी इसमें की जा सकती है। एआई का क्लिनिकल ट्रायल इतना अच्छा हो गया है कि वो डाइवर्सिटी, रिक्रूटमेंट, इनोवेशन और अच्छा कर सकता है। अर्ली डिजीज का एडवांस में ही आपको पता होगा, पहले ऐसा होता ना कैंसर थर्ड स्टेज पे तब जाके पता चलता है, अभी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। फिर हेल्थ केयर का जो सप्लाई चेन रिजिलियंस है, यानी जो प्रोडक्टिव मॉडल्स ड्राइवन है, वो आपका और ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल विजिबिलिटी, सप्लाई एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन को, शॉर्टेज सरप्लसेस को इम्प्रूव करेंगे। फिर वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, यानी जो वर्कफ्लोज हैं ऑटोमेटेड में एआई कैपेबिलिटीज कैन हेल्प एक्सटेंड स्कार्स, आपके जो लेबर रिसोर्सेज हैं उसको ठीक करेगा, फटीगनेस, बर्नआउट, ये सब को खत्म कर देगा और आपकी ऑपरेशनल एंड कॉस्ट एफिशिएंसी को बढ़ावा देने लग जाएगा। कह रहे देखो आप कितने ढंग से काम कर पाओगे।
वर्कफोर्स आपके पता होगी, उसको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अब किसी काम को करने के लिए, बस उसको एआई यूज़ करना आना चाहिए, फिर तो उसके लिए बेस्ट जॉब है वो। बहुत ज़्यादा दिमाग इस तरह से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेबर से जहाँ पे लेबर रिसोर्सेज की कमी हो वहाँ पे एआई काम कर दे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हालांकि इसका नेगेटिव भी रोल है, आप जानते हो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, बट आप ओवरऑल अगर आप हेल्थ केयर की बात की जा रही है उसमें, मान लो किसी जगह पे नर्सेस कम है, तो लो जी, इसके थ्रू हेल्प हो जाएगी, एआई की मदद से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मदद हो सकती है। और भी बहुत सारे ड्राइवर क्योंकि रोबोट्स हैं, बहुत कुछ है अब तो। पोटेंशियल चैलेंज भी लेकिन आपको पता होने चाहिए गाइस। जब भी आप कहो ना, आप 360 डिग्री एंगल से सोचना शुरू कर दो, अगर आप इफ यू रियली वांट टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। अब आप सोचो, हमने कहा एआई में, हेल्थ केयर में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, एप्लीकेशन एरियाज भी हमने चेक करे। अब आपको ये भी इसमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल चैलेंजेस क्या हैं, कहाँ रोड ब्लॉक लगेगा। तो याद रखना है, ब्लाइंड स्पॉट्स इन डेटा एक्सेस एंड कलेक्शन, फिर प्राइवेसी का क्राइसिस है, डेटा मिसयूज का क्राइसिस है, एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है इसमें, ये चैलेंजेस हैं। फिर फ्यूचर एस्पेक्ट्स में डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल है इसके पास, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट और अच्छी हो जाएंगी, थेरापेटिक डिस्कवरी और अच्छी हो जाएगी, सप्लाई चेन बेहतरीन हो जाएगी, होस्ट जो ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज और क्रिएट होने लग जाएंगी और अच्छे से चीज़ें ऑपरेट होनी शुरू हो जाएंगी। ये सब है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है इसके पोटेंशियल चैलेंजेस के साथ आपको आंसर अपना पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एआई का एग्रीकल्चर में कैसे इंपॉर्टेंस है, क्यों है, ये भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि देखो जी, एप्लीकेशन जो एआई की एग्रीकल्चर में है वो बहुत जबरदस्त है, मोस्ट वाइबल सोल्यूशन निकाल रहा है ये फूड इनएडिक्वेसी का, ग्रोइंग पॉपुलेशन की जो नीड है उसको ये ठीक कर रहा है। कह रहा कैसे, कह रहा देखो एप्लीकेशन एरियाज इसके बड़े बेहतरीन है। कह रहा कैसे है, कह रहा सबसे पहले ना इंटेलिजेंट क्रॉप प्लानिंग करेगा ये, कह रहा इसको पता होगा, एआई बताएगा आपको माइक्रो क्रॉपिंग इस बारी कर दो, यहाँ मैक्रो क्रॉपिंग कर दो, क्रेडिट एक्सटेंशन ये सब अच्छा, इरिगेशन अच्छा कराएगा, स्विंग वीडर्स को, क्योंकि सब आपको पता चलता रहेगा पहले ही। कह रहा देखो एआई सिस्टम ना आपका ओवरऑल हेल्थ हार्वेस्ट की क्वालिटी एक्यूरेसी को बढ़ावा देगा। कह रहा इसी चीज़ को प्रिसीशन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। जब एआई की मदद से आपने क्या कराया, अपनी हार्वेस्ट की क्वालिटी और उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव जब आप करा लेते हो ना, तो उसको प्रिसीशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। स्मार्ट फार्मिंग होने लग जाएगी। कह रहा एआई के फ्रेमवर्क की वजह से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बढ़ेगा, लोगों का हेल्थ सुधरेगा, सॉइल का एनालिसिस कर लोगे आप। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसीलिए बोला गया, इम्प्लीमेंट करो एआई यानी कि एआई फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन इनिशिएटिव। इसका मतलब है कि इसमें इंडिया भी कर सकता है, प्रमोट कराओ, ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर में एआई का इस्तेमाल बढ़ाओ। तो कह रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया, सागू बागू इनिशिएटिव चलाया। अब पेपर में प्रीलिम्स में पूछ लेंगे जी, सागू बागू इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता होना चाहिए। इनोवेशन टेक्नोलॉजी आपकी मदद से एग्रीकल्चर को इनोवेट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था। फिर इसका फार्म गेट टू वर्क है, क्या होगा, मार्केट बेस्ड इंटेलिजेंस भी होगी, मार्केट कहाँ पर मिलेगी ये भी पता चल जाएगा, ट्रेस होता रहेगा लॉजिस्टिक कौन सा कहाँ पर पड़ा है, सप्लाई चेन मदद मिल जाएगी, फिनटेक इमर्ज हो जाएगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, प्राइस प्रोडक्शन इम्प्रूव होता चला जाएगा, डेटा ड्राइवन हो जाएगा। एआई की मदद से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नेशनल मार्केट का एनालिसिस भी पता चल जाएगा कि मार्केट को चाहिए क्या, उस हिसाब से ग्रो की जाए क्रॉप्स। आप समझ रहे हो, ये एक फैक्टर बनेगा। लेकिन इसमें पोटेंशियल चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक सबसे बड़ा चैलेंज है, रिमोट एरिया में टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना बड़ा मुश्किल है, फार्मर की इतनी हमारी एजुकेशन और अवेयरनेस है ही नहीं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे कह रहा है कि जो फ्यूचर एआई का एग्रीकल्चर इंडिया में है, इसमें बहुत चांसेस हैं कि आप प्रोडक्टिविटी करेगा, अगर कॉन्टिन्यूड इन्वेस्टमेंट रही तो सस्टेनेबल तरीके से बहुत काम हो जाएगा आपका। रिसर्च एंड कोलैबोरेशन करवा सकता है ना, कई सारी गवर्नमेंट की, डेवलपर्स की, फार्मर्स की। ठीक है, उसके बाद है मल्टी मॉडल एआई। व्हाट इज इट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? देखो, मल्टी मॉडल एआई का मतलब है कि पावर ऑफ मल्टीपल इनपुट्स, कि बहुत सारे इनपुट्स में कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने की पावर है, मल्टी मॉडल एआई है, क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करके बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है। तो एप्लीकेशन एरिया क्या हुए, बिजनेस एनालिटिक्स,
It can make the best use of machine learning algorithms by combining information from various streams. डेटा प्रोसेसिंग में इसकी मदद मिलेगी, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन करना है ना, फेशियल एक्सप्रेशन को एनालाइज करना है। तो सच सिस्टम कैन असिस्ट इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एज वेल। जो बंदे डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए भी मदद करेगा। पोटेंशियल चैलेंज वही है, प्राइवेसी कंसर्न, एथिकल कंसिडरेशन, ये सब। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में देखो बहुत अच्छा है, वर्सेटाइल है, कॉन्टिन्यू टू एडवांस है, प्राइवेसी वगैरह वगैरह को एड्रेस कर देगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस वाईफाई टेक्नोलॉजी हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। अच्छे से एआई और डीप फेक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बहुत एक अच्छा एक टॉपिक हो गया आपके सामने। रिवाइज करने के बाद इसको लिखो ज़रूर, ठीक है, एंड शो मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।